Welcome to Career Hand with Jeevan. So I hope you all are well. So today I have bring a very special topic regarding the Indo-Pacific region. What is Indo-Pacific region and what are the importance of Indo-Pacific regions for rest of the world and particularly the Europe. सो यूरोप के लिए कितना इम्पोर्टेंस है इंडो पैसिफिक रीजन उसके बारे में जानेंगे एंड एग्जैक्टली व्हाट इज़ इंडो पैसिफिक रीजन। तो मैं आप लोगों के लिए आज एक गूगल अर्थ लाया हूँ। आपको गूगल अर्थ मैप के ऊपर मैं बताऊँगा कि इंडो पैसिफिक रीजन क्या है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है यूरोप के लिए, साथ ही साथ इस रीजन के लोगों के लिए। सो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, ये है हमारा प्यारा भारत। किसी भी कंट्री को हम अपने देश के अकॉर्डिंग देखेंगे। सबसे पहले हम अपने इंडिया को देखेंगे कि हमारे देश का लोकेशन क्या है। सो इंडिया यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है इंडिया। अब हम यहाँ से नीचे आएंगे तो ये देखिए, ये है पूरा इंडियन ओशन। ये है इंडियन ओशन। इंडियन ओशन के वेस्ट में देखेंगे आप तो ये दिखेगा आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट्स। तो ये है अफ्रीका कॉन्टिनेंट्स का ईस्टर्न पार्ट, और यहाँ पे ये हो गया साउथ ईस्ट एशिया, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, इंडोनेशिया। यहाँ से होते हुए हम आगे बढ़ेंगे तो ये आ गया पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन है ये। इस पैसिफिक ओशन को आप देखेंगे और इसको इसके ईस्ट की तरफ बढ़ते जाएंगे तो आपको मिलेगा नॉर्थ अमेरिका। ये नॉर्थ अमेरिका और कनाडा का पोर्शन आपको यहाँ पे दिख गया। तो इंडो पैसिफिक रीजन एग्जैक्टली है क्या? तो इंडो पैसिफिक रीजन मैं आपको बता दूं कि इंडो पैसिफिक रीजन एग्जैक्टली ये जो एरिया आपको दिख रहा है, ये जो एरिया दिखेगा आपको, वो आपका जो ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ अफ्रीका है। ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ अफ्रीका से लेके फॉर एग्जांपल आप इसको देख लीजिए, ये है आपका ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ अफ्रीका। वंस अगेन लेट मी कम एट द पॉइंट। साउथ कोरिया, या सो ये है आपका इंडिया। ये अभी यहाँ पे देख लीजिए, ये जो रीजन है, ये जो इंडियन ओशन का रीजन है, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट्स हो गया। अफ्रीका कॉन्टिनेंट का ईस्टर्न पार्ट, ये एरिया यहाँ से लेके ये पूरा रीजन जो साउथ ईस्ट एशिया होते हुए पूरा ये जो पैसिफिक रीजन, पैसिफिक ओशन आ रहा है, यहाँ पे जापान, चाइना से पास सटे हुए, और यहाँ तक नॉर्थ अमेरिका तक, ये नॉर्थ अमेरिका तक, ये पूरा रीजन जो है इंडो पैसिफिक रीजन के नाम से जाना जाता है। तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसके बारे में हम आज जानेंगे कि इंडो पैसिफिक का रीजन का इम्पोर्टेंस क्या है। सो पहले हम इसका कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं इंडो पैसिफिक रीजन के बारे में। सो ये जो इंडो पैसिफिक रीजन है, इस समय रिसेंटली चाइना और अमेरिका, जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, उन दोनों के लिए एक स्ट्रेटजिक कंपटीशन का थिएटर बना हुआ है। स्ट्रेटजिक कंपटीशन का थिएटर बना हुआ है। इसके ऊपर डोमिनेशन अमेरिका भी करना चाह रहा है और चाइना भी करना चाह रहा है। दोनों का इसके ऊपर ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इस रीजन के ऊपर। और जो है कि अभी इसका कुछ हम फैक्ट जानते हैं कि ये जो है इंडो पैसिफिक रीजन पूरे वर्ल्ड की जीडीपी का नियर अबाउट 60% डोमिनेशन इस रीजन से होता है। पूरे वर्ल्ड जीडीपी का 60% डोमिनेशन इस इंडो पैसिफिक रीजन से होता है। इसकी जो इस रीजन के पास में जो सराउंडिंग्स में जितनी कंट्रीज है, वो 60% वर्ल्ड जीडीपी को कंट्रीब्यूट करती हैं। दिस इज़ फैक्ट वन। और दूसरा कि जो पूरे वर्ल्ड की जो 3 लार्जेस्ट इकोनॉमी है यूएसए के बाद, चाइना, जापान और इंडिया, ये तीनों इस रीजन में पड़ते हैं। चाइना, जापान और इंडिया, ये तीनों इस रीजन में पड़ते हैं। ये दूसरा फैक्ट हो गया। तीसरा, ये जो
रीजन ये पूरे वर्ल्ड का एक टेक्नोलॉजिकल हब माना जाता है। टेक्नोलॉजिकल हब इसको पूरे वर्ल्ड का माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो ये साउथ कोरिया है, यू नो वेरी वेल कि साउथ कोरिया पूरे वर्ल्ड में, या यू कैन से कि इन द ग्रुप ऑफ G20, एंड ऑफ कोर्स इन दिस पर्टिकुलर रीजन्स, एंड ऑफ कोर्स इन द वर्ल्ड लेवल आल्सो, इफ़ वी विल नॉट कंसीडर टू इजराइल, साउथ कोरिया जो है कि R&D के ऊपर सबसे ज़्यादा पैसा एक्सपेंडिचर करता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर। तो यहाँ पे इनोवेशंस का एक इकोसिस्टम बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिल्डअप हो रखा है इस रीजन के साउथ कोरिया में। साथ ही यहाँ पे जो ताइवान है, जिसके ऊपर कभी रिसेंटली चाइना क्लेम कर रहा है कि इसके साथ अमेरिका अपना फेवरेटिज्म ना दिखाए, क्योंकि ये चाइना जो है कि वन चाइना पॉलिसी के थ्रू चाइना ताइवान जो है कि चाइना का इंटीग्रल पार्ट है। तो ये जो ताइवान है ये पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो है कि चिप प्रोड्यूसर कंट्री है, ठीक है। पूरे वर्ल्ड की जो चिप सप्लाई ये ताइवान अकेले करता है। सबसे बड़ा एक्सपोर्टर पूरे वर्ल्ड के लिए चिप का ताइवान अकेले है। करीब करीब 500+ बिलियन डॉलर का एनुअल इसका बिजनेस होता है केवल चिप का। तो और चाइना अपने आप में ही टेक्नोलॉजिकल इनोवेटिव कंट्रीज़ हैं, यहाँ की भी टेक्नोलॉजी काफ़ी हाई लेवल की है। तो और जापान इन द सेम वे यू कैन से। सो ये जो इंडो पैसिफिक रीजन है ये एक टेक्नोलॉजिकल हब है। और चौथा फैक्ट मैं बताऊंगा, नियर अबाउट 90% ऑफ द पॉपुलेशन मिडिल ग्रुप, जो मिडिल इनकम ग्रुप पॉपुलेशन है उसका नियर अबाउट 90% पॉपुलेशन इस पर्टिकुलर रीजन में रहती है। करीब करीब 2.4 बिलियन पॉपुलेशन इस रीजन में रहती है। तो इसका जो है कि ये जो इतनी ह्यूज पॉपुलेशन है डायरेक्ट इंडिकेट कर रही है कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है तो यहाँ पे जो है कि ये बहुत ही बड़ा मार्केट होगा। जहाँ पॉपुलेशन होती है मार्केट वहीं पे होता है। तो ये रीजन एक बहुत बड़ा मार्केट है पूरे वर्ल्ड के लिए, क्योंकि अभी आपको पता है इंडिया चाइना वर्ल्ड की सबसे मोस्ट पॉपुलस कंट्री है। साथ ही इंडोनेशिया इसी रीजन में पड़ता है। तो ये सब जो है वर्ल्ड की सबसे मोस्ट पॉपुलस कंट्री है। तो ये पूरे वर्ल्ड की करीब 90% पॉपुलेशन को डोमिनेट कर रही है यहाँ पे, जो मिडिल इनकम ग्रुप से रिलेटेड है। और कंजम्पशन वहीं होता है जहाँ पे सैचुरेशन नहीं होता है। दिस इज़ वेरी एनालिटिकल पॉइंट विच आई एम शेयरिंग विथ यू। if you are saturated with your all the requirements, with your all the needs, then you doesn't have the requirement of having extra something। तो आपको कुछ और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप यदि सेचुरेटेड हैं तो अपनी आवश्यकताओं से। बट दिस रीजन इज अनसेचुरेटेड। दिस रीजन रिक्वायर्ड saturation, for that there are huge opportunities of the products which is being built by most of the industrial nations of the world like Europe, America in this particular region। तो जो भी वर्ल्ड लेवल पे प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस हो रहे हैं वो इस रीजन में उसका कंजम्पशन होगा, यहाँ पे बहुत बड़ा मार्केट होगा। इसलिए इस रीजन की इम्पोर्टेंस हर किसी के लिए बहुत ज़्यादा है। तो ये पॉपुलेशन का फैक्ट 4 हो गया कि ये पूरे वर्ल्ड की 90% पॉपुलेशन को डोमिनेट कर रही है, इसलिए पूरे वर्ल्ड के सबसे बड़ी मार्केट के रीजन में इस्टेब्लिश है, या है अभी फ़िलहाल में, या आगे चल के भी होगी। एंड नेक्स्ट ये जो है एक इंटरनेशनल ट्रेड रूट भी है। जो इंडो पैसिफिक रीजन है, जो यहाँ पे आपका ईस्ट अफ्रीका से लेके यू कैन से फ्रॉम दिस साउथ ईस्ट एशिया देन अमेरिका, ये पूरे वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा ट्रेड रीजन भी है, इंटरनेशनल रूट भी है ट्रेड का। क्योंकि इंडियन ओशन से जो है कि जो ईस्टर्न अफ्रीकी कंट्रीज़ है, यदि साउथ ईस्ट एशिया के साथ इनका ट्रेड है तो इसी इंडियन ओशन से होके जाएंगे। साथ ही साथ सिंगापुर यहाँ पे है, देखिए सिंगापुर अपने आप में एक बहुत बड़ा एक इंडस्ट्रियल कंट्री है, और जो है कि मोस्ट अर्बनाइज्ड कंट्री ऑफ दिस रीजन आप कह सकते हैं। शहरीकरण के मामले में बहुत आगे हैं। यहाँ पूरा इंडस्ट्रियल इनोवेशंस काफ़ी है, कम्पिटिटिवनेस इसका इंडेक्स काफ़ी हाई रहता है हमेशा। तो यहाँ से जो ट्रेड होती हैं, तो ये सारा कुछ आपका इस
रीजन के स्ट्रेटजी के ऊपर डिपेंड करता है कि इस रीजन की स्ट्रेटजी किस लेवल तक है और इसका कंट्रोल कैसे किया जा रहा है और इसमें क्या रूल्स और रेगुलेशन है जिसके बेस पे इस रीजन को कंट्रोल किया जा रहा है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अभी जो यूरोप का इटली है वो इंटरेस्ट ले रहा है इस इंडो पैसिफिक रीजन के ऊपर। इटली जो कि यूरोप का सबसे बड़ा सेकंड प्रोड्यूसर है या इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन से आफ्टर जर्मनी, आप कह सकते हैं इटली इस रीजन के ऊपर काफ़ी फोकस कर रहा है कि इस रीजन को एक फ्री जोन डिक्लेयर किया जाए, फ्री जोन बनाया जाए, ताकि इस पर किसी का जो है कि मोनोपोली ना काम कर सके। फॉर एग्जांपल रिसेंटली यू नो वेरी वेल अबाउट कि चाइना यहाँ पे जो साउथ चाइना सी है इसमें डोमिनेशन कर रहा है। जैसे साउथ चाइना सी ये है आपका साउथ चाइना सी के ऊपर डोमिनेशन अपना कर रहा है चाइना। केवल नाम होने से वो सोच रहा है कि पूरा रीजन उसी का है और इस वजह से ये जो है कि ये जो फिलीपींस का रीजन है इस एरिया में भी वो काफ़ी अतिक्रमण कर रखा है, जो कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ एंड सी, जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सी है उसके अकॉर्डिंग ये वायलेट कर रहा है। हमारे यूएनओ के थ्रू एक लॉ पास हुआ है जो कि पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए वो वैलिड होगा और जो भी ये वाटर बॉडीज़ हैं जो कि उनके टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन से बियॉन्ड होगा, उसके ऊपर इंटरनेशनल नियम जो है सी लॉज, समुद्र का जो नियम है उस नियम के अनुसार ही वहाँ पे कोई भी एक्टिविटीज़ होगी। बट चाइना बोलता है कि ये साउथ चाइना सी जो है कि चाइना सी के नाम से इसको जाना जाता है, तो इसका कहना है कि पूरा रीजन के ऊपर हमारा डोमिनेशन होगा, जो कि यूनाइटेड नेशंस से लॉ ऑफ सी के अगेंस्ट में है। तो ये गलत चीज़ है, इसके ऊपर चाइना डोमिनेशन कर रहा था अपनी पावर का यूज़ करके, तो ये एक गलत चीज़ हो रहा है। तो इस चीज़ को यदि चाइना के मोनोपोली से फ्री किया जाए तो इस चीज़ को काउंटर करने के लिए ही अमेरिका एक्चुअली यहाँ पे इनिशिएशन ले रहा है इसमें, और इसीलिए क्वाड का ऑर्गेनाइजेशन भी किया गया है, जो यूएसए, जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा चार कंट्रियों के द्वारा बना हुआ एक ग्रुप है क्वाड का। वो चाइना को काउंटर करने के लिए बनाया गया है इस रीजन के ऊपर। तो इस रीजन को यदि एक फ्री जोन बनाया जाए, फ्री जोन डिक्लेयर कर दिया जाए और यहाँ पे किसी की मोनोपोली ना हो, बल्कि सबका एक शेयर्ड व्यूज़ हो, सबको इसका जो है कि एक यहाँ के जो रिसोर्सेस हैं, यहाँ के जो इस नेचुरल रिसोर्सेस हैं या जो इंटरनेशनल लॉज है उसको फॉलो करके एक सही तरीके से इस रीजन का यूटिलाइज़ किया जाए, तो ये पूरे वर्ल्ड के लिए एक बहुत ही अच्छा स्पोर्ट्स है, क्योंकि यहाँ पे कंज्यूमर्स ज़्यादा हैं। जो मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज है वो यहाँ से जो है कि यहाँ पे अपना प्रोडक्ट सेल कर सकती है और यहाँ के लोगों की नीड्स भी पूरी हो सकती है। साथ ही साथ यहाँ पे एक और अपॉर्चुनिटीज़ जो यूरोपियन वर्ल्ड्स या वेस्टर्न वर्ल्ड्स के लिए दिख रही है वो ये है कि यहाँ के लोगों में अभी जो टेक्नोलॉजी की कमी है, टेक्नोलॉजी यहाँ के लोगों का उस लेवल का नहीं है कि जो एनर्जी ट्रांजिशंस की बात की जा रही है उसको यह फुलफ़िल कर सके। एनर्जी ट्रांजिशंस का मतलब है कि कोल बेस्ड एनर्जीज को रिमूव करना और जो है कि रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स को जनरेट करना या कार्बन रहित या कार्बन लेस एनर्जी को जनरेट करना, जैसे हाइड्रोजन एनर्जी हो गया, आपका सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी, फिर हाइड्रोलिक एनर्जी एक्सेट्रा। ये जो सब एनर्जीज है इन एनर्जीज को ज़्यादा डेवलप किया जाए, ना कि कोल बेस्ड एनर्जी को डेवलप किया जाए, ताकि हम अपनी क्लाइमेट चेंज हो रहा है या जो हमारे क्लाइमेट ऑब्लिगेशंस हैं हम उस ऑब्लिगेशंस को किल कर सकें। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के इटली ये भी बोल रहा है कि ये रीजन में अभी एनर्जी ट्रांजिशंस के लिए जो टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट है वो उस लेवल की नहीं है। तो यहाँ पे काफ़ी स्कोप है कि इनको यहाँ पे टेक्नोलॉजी अपग्रेड करके यहाँ का भी जो है कि जो इंडस्ट्रियल पावर की नीड्स है उसको कोल बेस्ड से हटा के रिन्यूएबल सोर्स बेस्ड एनर्जी प्रोवाइड किया जाए,
ताकि इन्वायरमेंट का भी अपना बेनिफिट हो, इन्वायरमेंटली एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट हो, साथ ही साथ लोगों का इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो। तो ये इसका कहना है इटली का। अभी यूरोप यूरोप का इस पर्टिकुलर रीजन के ऊपर इंटरेस्ट होने के पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि एग्जैक्टली वाई यूरोप वांट्स दिस रीजन इन अ वेरी हार्टली वे, एंड यू कैन से कि बहुत दिल से चाह रहा है ये यूरोप कि ये रीजन जो है कि फ्री हो, ये उनके साथ रहे। उसके पीछे सबसे बड़ा मकसद ये है, यूरोप करीब करीब यूरोप की सारी कंट्रीज़ डेवलप्ड हैं, नियर मोर आर लेस all the countries of the Europe are developed, and they are near most of the countries are at the saturation points. Some are above saturation points, oversaturated, and a little one is under saturation. And of course the under saturation point is only because of not having because of the new innovations which is taking place around the world. सो जो नए इनोवेशन वर्ल्ड में हो रहे हैं उनकी वजह से अनसेचुरेशन का कंडीशन क्रिएट है। अदरवाइज जो भी इनोवेशन हो रखे हैं, जो भी नए नए सुख सुविधाएं दुनिया ने पैदा की हुई है, सारा कुछ यूरोप के लोगों के पास अवेलेबल है। तो आप इससे कह सकते हैं कि जो नए इनोवेशन हो रहे हैं, जो नई टेक्नोलॉजीज क्रिएट हो रही है, डेवलप हो रही है, वही है जो वहाँ के लोगों की एक नीड्स में भी रह गई है। अदरवाइज उसके पास सब कुछ है। बाकी इस रीजन में बहुत कुछ की ज़रूरत है। तो यूरोप के लोगों के लिए ये बहुत बड़ा ही उनका फ्यूचर है, यूरोप के लोगों का फ्यूचर ही इसी रीजन के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए यूरोप खासकर इस पर्टिकुलर रीजन में काफ़ी इंटरेस्ट ले रहा है। अभी यूरोपियन यूनियन के साथ इंडिया का एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने के करीब करीब लास्ट स्टेज में पहुंच चुका है। देयर आर सर्टेन पॉइंट्स विच हैव टू बी किल्ड बाय बोथ द कंट्री, बोथ द ग्रुप्स, both the sides. If both the sides will clear the obstacles which they are facing in front of their agreements, then I hope the agreement will be finalized and will be signed by both the sides. So जब ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाएगा तो ये इंडिया का जो इतना बड़ा मार्केट है वो पूरा यूरोपियन यूनियन के लिए ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे यूरोप से बहुत सारे माल आएंगे। फिर यू विल फाइंड दैट द इट इज़ वन टाइप ऑफ रिप्लेसमेंट आल्सो फ्रॉम चाइना। चाइना जो हमारे को इतना सब कुछ सपोर्ट या ट्रांसपोर्ट कर रहा है, यहाँ पे एक्सपोर्ट्स कर रहा है, तो आई थिंक इट विल बी मिनिमाइज्ड फ्रॉम द इम्पोर्ट्स फ्रॉम चाइना, एंड इट विल शिफ्टेड टुवर्ड्स द वेस्टर्न वर्ल्ड लाइक यूरोपियन यूनियन। तो ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है वो इंडिया के साथ हो रहा है। तो यूरोप इस चीज़ को एक्सटेंड करना चाह रहा है। वो चाह रहा है कि इंडिया के साथ इनिशिएट करके इसको पूरे इंडो पैसिफिक रीजन के कंट्रीज़ के साथ इसका एक्सटेंशन किया जाए, साउथ ईस्ट एशिया के साथ इसका एक्सटेंशन किया जाए, साथ ही जो और भी इधर कंट्रीज़ हैं उनके साथ इसका पूरा एक्सटेंशन किया जाए ताकि उनके लिए एक और बड़ा मार्केट क्रिएट हो सके। तो इसलिए यूरोपियन यूनियन का बहुत बड़ा इंटरेस्ट इस रीजन के ऊपर है कि यहाँ पे एक हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट्स हो ताकि यहाँ बिजनेस अपॉर्चुनिटी बढ़े। अभी जो इटली है वहाँ की एक ब्लू एंड रमन सिस्टम, एक केबल सिस्टम, इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए इटली ने इंडिया के साथ ब्लू एंड रमन सिस्टम, एक जो है कि केबल सिस्टम है, केबल नेटवर्किंग फॉर कम्युनिकेशंस, वो जो अपनी समुद्र के नीचे है, समुद्र के नीचे केबल लेइंग शुरू कर दिया है ताकि कम्युनिकेशन अपनी डायरेक्ट हो सके और जो डिजिटाइजेशन इंडिया का हो रहा है उसमें कंट्रीब्यूशंस मिल सके। तो इस चीज़ को भी याद रखिए आप लोग कि एक ब्लू एंड रमन सिस्टम, इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिमिनरी एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं कि ये ब्लू एंड रमन सिस्टम से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ब्लू एंड रमन सिस्टम्स। तो इसके 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, फिर उससे आपको पूछा जाएगा। तो ये ब्लू एंड रमन सिस्टम है क्या? ये एग्जैक्टली केबल सिस्टम है जो इटली से इंडिया के बीच में समुद्र के नीचे से फैलाया जा रहा है, लेइंग किया जा रहा है अपना इसको कम्युनिकेशन, प्रॉम्प्ट कम्युनिकेशंस के लिए, तुरंत कम्युनिकेशंस के लिए, और साथ ही डिजिटल इंडिया के प्रोग्राम को बूस्टअप करने के लिए। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये कौन कर रहा है, इसके पीछे कौन कौन सी कंपनियां हैं।
तो इसके पीछे है आपकी टीम गूगल, ये है गूगल की कंपनी है। और एक स्पार्कल कंपनी है इटली की, इटली की एक स्पार्कल कंपनी है, साथ ही में गूगल और भी कुछ ऑपरेटर्स हैं। ये सब मिल के इस चीज़ को इस्टेब्लिश कर रहे हैं, क्या, ब्लू एंड रमन सिस्टम, ताकि जो है कि डिजिटल कम्युनिकेशन साथ में जो है कि कम्युनिकेशन सिस्टम को सेटअप किया जा सके इटली के साथ डायरेक्टली, और इस चीज़ को आगे एक्सटेंशन किया जाए ताकि जो है कि whatever trades are going to be held here and whatever requirements technology transfer etc is going to be held in this particular region from the western world, that should be taken place with the help of this very sophisticated and of course very advanced technology of uninterrupted communication through this cable system. So इसके ऊपर काम किया जा रहा है। तो इन सब पॉइंट्स को ध्यान में देते हुए रखते हुए अभी ये समझ में आ गया कि ये जो इंडो पैसिफिक रीजन है, इस इंडो पैसिफिक रीजन का इम्पोर्टेंस क्या है, इसका इम्पोर्टेंस जो है कि यूरोप के लिए क्या है, साथ ही साथ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स के लिए क्या है, और इस ये रीजन जो है कि कितना अभी अंडर डेवलप्ड है और नीडी, जिसको आवश्यकता बहुत ज़्यादा ज़रूरत है चीज़ों की। तो ऐसे रीजन में यदि एक काफ़ी पैसे वाले या डेवलप्ड एरिया के लोग आके निवेश करें, इन्वेस्टमेंट करें, तो यहाँ का भी डेवलपमेंट होगा, उनका खुद का भी डेवलपमेंट होगा। द नीड्स आर ओनली दैट दिस रीजन शुड बी फ्री फ्रॉम एनी मोनोपोलीज लाइक चाइना विच इज़ टेकिंग प्लेस इन द साउथ चाइना रीजन एंड ऑफ कोर्स इन द इंडो पैसिफिक रीजन एरिया। तो इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान रख के इस रीजन को बेहतर बनाया जा सकता है। So dear friends, I hope you guys have learned something from this video, and of course I would like to recommend to you all of you that please go through in details about what is the issues which is taking place around this Indo-Pacific region along with China and USA and China, and of course what is Quad and what are other groups and agreements which have taken place in these particular regions. सो आप सबके बारे में पढ़ें और जानें। एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक फ्रेम रेफरेंस जो है उसके बारे में भी पढ़ें। वे ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप का जो ग्रुप है उनके बारे में पढ़ें। सारे ग्रुपिंग्स के बारे में पढ़ें। ये रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट प्रोबेबली in each and everywhere you will find that there are certain some questions which will be related from this particular region। या तो यहाँ से कोई लोकेशन स्पेसिफिक, जैसे पर्टिकुलर लोकेशंस में ये सब लोकेशंस काफ़ी जो साउथ ईस्ट एशिया के हैं, ये सब साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के लोकेशंस में से काफ़ी कुछ लोकेशंस के बारे में पूछ लिया जाता है अपना एग्ज़ाम में, प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम्स में। तो इसके बारे में इधर के जितने भी लोकेशन है सब लोकेशंस के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। सो आई होप आपको थोड़ा सा आइडिया आया होगा कि अभी ये इंडो पैसिफिक रीजन क्या है और इसका जो है कि जियोपॉलिटिकल, वर्ल्ड की जियोपॉलिटिक्स के ऊपर इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, और जो है कि यूरोप इसके लिए क्यों इंटरेस्टेड है इस पर्टिकुलर रीजन के लिए। सो इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए, सुनने के लिए और समझने के लिए आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स को लाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो इंटरेस्टेड हैं अपनाएँ, चैनल पे सुने, अपनी सुझाव दें। और किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट हो, किसी टॉपिक से रिलेटेड किसी इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है, तो प्लीज़ राइट डाउन इन माय कमेंट बॉक्स एंड आई विल प्रोवाइड द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।